तो आज अपन पढ़ते हैं एल्बुगो में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बुगो। एल्बुगो में लैंगिक जनन लेटर स्टेज में होता है। जब फसल पकने वाली होती है उस समय इसमें लैंगिक जनन होता है, या यूँ कहिए कि जब वातावरण की परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हो जाती है, स्ट्रेस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, उस समय लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के दौरान वायु भाग, चाहे तना हो चाहे पीटियोल हो, उसके वल्कुटीय क्षेत्र के गहराई में इनके जननांगों का निर्माण होता है। और जिस क्षेत्र में जननांगों का निर्माण होता है उस क्षेत्र को बाहर से देखने में अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर जननांगों का निर्माण हुआ है। जहाँ पर जननांगों का निर्माण होता है वो क्षेत्र थोड़ा फूल कर बड़ा हो जाता है, वो जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो उस फूले हुए भाग, चाहे पीटियोल हो चाहे स्टेम हो, को देख के अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके एल्बुगो का लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। लैंगिक जनन के दौरान इसमें दो तरह के जननांग बनते हैं। जो इसका कवक तंतु है, कवक तंतु पे दो तरह के जननांग बनते हैं। नर जननांग को एंथेरिडियम कहते हैं और मादा जननांग को ऊगोनियम कहते हैं। दोनों ही जननांग पास पास में बनते हैं। ऊगोनियम गोलाकार होता है जबकि एंथेरिडियम लंबा बेलनाकार होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में लैंगिक जनन के दौरान जो कवक तंतु होता है, उस कवक तंतु से या कवक तंतु का जो शीर्षस्थ भाग है वो फूल कर गोलाकार संरचना का रूप धारण कर लेता है और उसमें सैकड़ों की संख्या में केंद्रक और भोजन का संचय हो जाता है। फिर वो गोलाकार संरचना शेष कवक तंतु से एक पट के निर्माण के द्वारा पृथक हो जाती है। उस गोलाकार संरचना को ऊगोनिया कहते हैं। अब जैसे ऊगोनिया है, इस ऊगोनिया में सैकड़ों की संख्या में केंद्रक और भोजन का संचय होता है। इस ऊगोनिया के विकास के दौरान फिर कई घटना होती है। एक घटना तो ये होती है कि जैसे जैसे ऊगोनिया विकसित होता है, मैच्योर होता है, उसी दौरान इसके अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं उन केंद्रक में वो केंद्रक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि केंद्र में सिर्फ एक केंद्रक बचता है, बाकी सारे के सारे केंद्रक परिधि की तरफ आ जाते हैं। या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो बाहर की तरफ परिधि पर जो जीव द्रव्य पाया जाता है जिसमें अनेक संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं, उस जीव द्रव्य को पेरिप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक में जहाँ पर एक ही केंद्रक पाया जाता है उसको ऊप्लाज्म कहते हैं। तो ऊगोनिया का जीव द्रव्य दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, परिधि की ओर पेरिप्लाज्म और केंद्र की ओर ऊप्लाज्म। ठीक इसके साथ ही और या इसके पास ही नर जननांग का निर्माण होता है जिसको एंथेरिडिया कहते हैं। इस एंथेरिडिया के अंदर भी अनेक केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं और इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है जिससे इस केंद्रकों की संख्या और बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जहाँ से नर जननांग और मादा जननांग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वहाँ से कोशिका भित्ति घुल जाती है, ऊगोनिया में छिद्र हो जाता है। छिद्र होने के बाद ये जो एंथेरिडिया है, यहाँ से एक निषेचन नलिका का निर्माण होता है। ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इस निषेचन नलिका के निर्माण होने पर इस एंथेरिडियम के अंदर पाए जाने वाले नर युग्मक या केंद्रक इस निषेचन नलिका के माध्यम से होते हुए ऊगोनिया तक पहुंच जाते हैं।
और इस तरह का जनन को गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मधानी संपर्क विधि कहते हैं। युग्मधानी संपर्क विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं और नर जननांग को एक निषेचन नलिका के माध्यम से मादा जननांग तक पहुंचाया जाता है। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से नर केंद्रक को ऊप्लाज्म के अंदर पहुंचाया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब ऊप्लाज्म के अंदर नर केंद्रक पहुंचता है, उसी समय जो ऊप्लाज्म का जो जीव द्रव्य है वो सघन हो जाता है और अर्ध ठोस रूप धारण कर लेता है और उस अर्ध ठोस रूप को कहते हैं सीनोसेंट्रम। जीव द्रव्य अर्ध ठोस रूप धारण कर लेता है और उस अर्ध ठोस रूप को कहते हैं सीनोसेंट्रम। और इस सीनोसेंट्रम की वजह से जो ऊगोनिया का केंद्रक है, जिसको अंड कोशिका कहते हैं, वो अंड कोशिका को एक स्थान पर स्थिर रखता है, जिससे कि निषेचन में आसानी होती है। तो सीनोसेंट्रम का जो मुख्य कार्य यह है कि अंड कोशिका को थामे रखना, एक ही जगह पे स्थिर रखना, जिससे वो अंड कोशिका एक जगह पे स्थिर रहती है तो नर युग्मक है वो आसानी से अंड कोशिका को निषेचित कर पाता है। इस स्थिति को कहते हैं सीनोसेंट्रम। सीनोसेंट्रम बनने के बाद नर युग्मक को निषेचन नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है और मादा युग्मक पर पहुंचने पर नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है और निषेचित करने के फलस्वरूप 2N प्रकार के केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको ऊस्पोर कहते हैं। और यह ऊस्पोर जब ऊस्पोर बन जाता है तो इस ऊस्पोर का केंद्रक 2X या 2N प्रकार का होता है, डिप्लॉयड प्रकार का होता है, द्विगुणित प्रकार का होता है। अब जब ये ऊस्पोर बनता है उस समय वातावरण की परिस्थितियाँ बिल्कुल हास हो जाती है। यूँ कहिए कि वातावरण की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है और फसल लगभग कटने वाली होती है और यह ऊस्पोर मुख्य पौधे से अलग होकर मिट्टी में आ जाता है। तो उस वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए ऊस्पोर के चारों तरफ मजबूत आवरण का निर्माण हो जाता है और ये ऊस्पोर या ये मजबूत आवरण उस ऊस्पोर को वातावरण के उच्च ताप, कम नमी आदि से बचाव करता है। अतः ऊस्पोर द्विभित्ति से घिरा होता है। बाहर की भित्ति को एग्जाइट कहते हैं, जो वेवी या वार्टी होती है, ऊबड़ खाबड़ उभरी हुई होती है। अंदर वाली भित्ति पतली एवं चिकनी होती है, जिसको इंटाइन कहते हैं। और इस इंटाइन के अंदर द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है। जब वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है उस समय ये जो ऊस्पोर का केंद्रक है, इस ऊस्पोर के केंद्रक में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे पुनः 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है और फिर उन अगुणित केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 तक अगुणित केंद्रक बनते हैं। और जब ये अगुणित केंद्रक बन जाते हैं, अब उन अगुणित केंद्रकों के चारों तरफ जीव द्रव्य एकत्रित होता है और यह एक जूस्पोर मात्र कोशिका का रूप धारण कर लेता है। जूस्पोर मात्र कोशिका बनने के बाद
यह प्रत्येक केंद्रक एक किडनी नुमा द्विकशाभिकीय जू स्पोर में रूपांतरित हो जाते हैं। किडनी नुमा द्विकशाभिकीय जू स्पोर में रूपांतरित हो जाते हैं। और यह जू स्पोर एग्जाइन के टूटने पर बार प्रकृति में परिणत हो जाते हैं और जहाँ के भी जो सतह मिलती हैं वहाँ पर ये जू स्पोर चिपक जाते हैं, वहाँ पर फ्लैजिला विलुप्त हो जाते हैं और अंकुरण होता है। जहाँ कहीं भी उपयुक्त सतह मिलती है वहाँ पर ये जू स्पोर सतह से चिपक जाते हैं, फिर उस सतह पर फ्लैजिला विलुप्त हो जाते हैं और इन जू स्पोर में अंकुरण होता है। अंकुरण के पश्चात इस जू स्पोर से शाखित पट रहित सकेंद्रकी कवक तंतु का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए हैं, सैनसम एंड सैनसम। सैमसन एंड सैनसम कहते हैं कि यहाँ पर केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने से जो बनने वाले जू स्पोर है ये डिप्लॉइड प्रकार के होते हैं और इन जू स्पोर के अंकुरण से जो कवक तंतु बनता है वो भी डिप्लॉइड प्रकार का होता है, द्विगुणित प्रकार का होता है। और इस कवक तंतु के अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सैमसन एंड सैमसन के अनुसार जो एल्बुगो है इसका जो मुख्य कवक तंतु है वो एन प्रकार का नहीं होके 2n प्रकार का पाया जाता है। यह सैनसन एंड सैनसम कहते हैं, जो वैज्ञानिक है ये कहते हैं कि एल्बुगो का जो ऊ स्पोर है उस ऊ स्पोर के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से इससे जो जू स्पोर बनते हैं वो द्विगुणित प्रकार के होते हैं और उस द्विगुणित प्रकार के जू स्पोर के अंकुरण से जो कवक तंतु का निर्माण होता है वो भी डिप्लॉइड प्रकार का होता है। तो ये इन्होंने एक अलग बात कही है जो इसको सभी कवकों से थोड़ा पृथक करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ऊ स्पोर है इसके अंदर जो केंद्रक होता है इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक संख्या में केंद्रक बनते हैं। उस केंद्रकों में फिर पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है जिससे ये अगुणित केंद्रक बनते हैं। और अगुणित केंद्रक एक किडनी के रूप में नए जू स्पोर में रूपांतरित होते हैं और वो जू स्पोर अंकुरित होकर हैप्लॉइड कवक तंतु का निर्माण करता है। तो दो अलग अलग थ्योरी है इसमें। कुछ एक तो कहते हैं कि इसका कवक तंतु हैप्लॉइड होता है, जबकि साइंटिस्ट सैमसन एंड सैमसन कहते हैं कि इसका कवक तंतु हैप्लॉइड नहीं होके डिप्लॉइड होता है और कवक तंतु के अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे ये पुनः अगुणित होता है। तो ये है एल्बुगो का जीवन चक्र। तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो ऊगैमस प्रकार का होता है। दो अलग अलग जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांगों एंथेरिडिया कहते हैं जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। मादा जननांग को ऊगोनिया कहते हैं जिसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है। दोनों में
संलयन से ऊ स्पोर का निर्माण होता है। इस ऊ स्पोर में अर्धसूत्री विभाजन से वापस अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है और उस अगुणित केंद्रकों में रूपांतरण से जू स्पोर का निर्माण होता है और इस जू स्पोर में अंकुरण से कवक तंतु का निर्माण होता है और इस कवक तंतु पर वापस वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्ली स्टेज में और लेटर स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से एल्बुगो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो बड़ी ही आसान इसकी लाइफ साइकिल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है और कैसे इससे इसके जननांगों की संरचना होती है।